टीवी पे रोज बताया जाता है इंडिया अब दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है, लेकिन सच बताओ जब आप अपने जेब में देखते हो तो आपको क्या लगता है? पैसा आ रहा है या बस हेडलाइंस बनती जा रही हैं? ईएमआई बढ़ गई, पेट्रोल 100 रुपए से भी ऊपर, जॉब मिलना मुश्किल और ग्रोसरीज का बिल हर हफ्ते ज्यादा हो रहा है। फिर भी सरकार कह रही है इंडिया इज शाइनिंग, इंडिया इज ग्रोइंग। पर अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो मिडिल क्लास क्यों डूबा जा रहा है? ये ग्रोथ जीडीपी के नंबर्स में है या सिर्फ कुछ लोगों के बैंक बैलेंस में? कौन जीत रहा है इस ग्रोथ से और कौन हार रहा है? आज हम डिकोड करेंगे इंडिया का इकोनॉमिक इल्यूजन। एक बड़ा धोखा, एक बड़ा सच। कैसे 1% लोग 40% देश के पैसे के मालिक बन गए हैं और बाकी 99% लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो, वीडियो एंड तक देखना, थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, पर एक सवाल सबसे बड़ा है, अगर देश इतना अमीर हो गया तो आम आदमी इतना गरीब क्यों है? क्या जीडीपी बढ़ने का मतलब सबका जीवन स्टैंडर्ड बढ़ना होता है या सिर्फ कुछ लोगों के बैंक बैलेंस बढ़ते जा रहे हैं? वीडियो में बने रहिए, आगे हम देखेंगे कि भारत सुपर पावर बन रहा है या एक सुपर कंट्रोल्ड पावर। आज भारत के टॉप 1% लोग देश की 40% वेल्थ ओन करते हैं और नीचे के 50% के पास सिर्फ 3% वेल्थ है। मतलब के वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के डाटा के हिसाब से पिछले 10 सालों में ये गैप और बढ़ गया है। इंडिया का जीडीपी चार्ट तो रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है, पर मिडिल क्लास और यूथ के लिए ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल उल्टी है। इकोनॉमिस्ट अरुण कुमार कहते हैं प्रॉब्लम सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है, स्ट्रक्चरल है। देश का 94% वर्कफोर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, जहां लोगों की एवरेज इनकम सिर्फ 10,000 से 12,000 रुपया पर मंथ। मतलब सेविंग जीरो और ग्रोथ सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके पास ऑलरेडी पैसा, पावर और एक्सेस है। इसीलिए आज इंडिया में एक नए क्लास डिवाइड क्रिएट हो रहे हैं। एक तरफ वो लोग जिनके लिए डिजिटल इंडिया एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और दूसरी तरफ वो लोग जो डेली सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है यूथ जनरेशन पे। रियलिटी में वो अंडरपेड, अंडर एम्प्लॉयड और अनहर्ड फील करते हैं। तो सवाल ये है, अगर भारत इतना ग्रो कर रहा है तो आम आदमी क्यों नहीं? एक शॉकिंग फैक्ट, ऑक्सफैम और हुरुन रिच लिस्ट 2025 के हिसाब से इंडिया के टॉप 1% लोगों के पास देश के 73% वेल्थ है। सिर्फ पिछले एक साल में बिलियनियर्स की वेल्थ में 40% का जंप आया है। पर ग्राउंड पे क्या हुआ? मिडिल क्लास के लिए रियल इनकम वहीं की वहीं अटकी हुई है। मिडिल क्लास लोग सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं और उनकी जॉब ग्रोथ पिछले 10 साल से स्लोवेस्ट। इन्फ्लेशन एशिया के टॉप 5 कंट्रीज में सबसे ज्यादा। यही है इंडिया का नया डिवाइड। एक तरफ दिखाया जाएगा प्राइवेट जेट्स, लग्जरी यॉट्स, $1 बिलियन वेडिंग, और दूसरी तरफ वेजिटेबल वेंडर्स, डिलीवरी बॉयज और अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स। जो इंडिया वर्ल्ड स्टेज पे सुपर पावर बन रहा है, वही इंडिया घर के अंदर स्ट्रगल कर रहा है, रोटी, किराया और ईएमआई के बीच। जब न्यूज पे रिकॉर्ड प्रॉफिट्स दिखाए जाते हैं, वहीं पे लाखों भारत के युवा नौकरी ढूंढ रहे हैं और काफी सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं नौकरी ना मिलने के कारण। एक अनकंफर्टेबल सच, भारत ग्रो तो कर रहा है पर सबके लिए नहीं। आज भारत का ऑफिशियल अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 8% है, लेकिन जब बात आती है यूथ एम्प्लॉयमेंट की तो पिक्चर और भी डार्क हो जाती है। देश के हर 4 लोगों में से एक इंडियन जॉबलेस है। मतलब 23% यूथ के पास डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं। करोड़ ऑफ करोड़ ग्रेजुएट है, इंजीनियरिंग में एमबीए और इवन पीएचडी तक कर चुके हैं, पर उनके लिए स्टेबल जॉब्स ही नहीं बची। 2014 के बाद हर साल जॉब क्रिएशन घटा और लोग मजबूरन इनफॉर्मल सेक्टर में चले गए, जहां सैलरी 10 से 12,000 रुपए से ऊपर नहीं जाती। सोचो, एक देश जहां यूथ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा, वही देश अपने यूथ को एम्प्लॉय नहीं कर पा रहा। रियल फेसेस ऑफ डेस्परेशन। और ये अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ डाटा नहीं है, ये रियल लोगों की कहानियां हैं। बताता हूं कैसे। जैसे हेमिल मेंगदुकिया, गुजरात का 23 साल का ग्रेजुएट, डिग्री के बाद नौकरी नहीं मिली तो एक हेल्पर जॉब के लिए रशिया चला गया। उसे लगा वो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करेगा, पर वहां पहुंचते ही उसे यूक्रेन के वॉर में भेज दिया गया। फैमिली ने कहा उसे मालूम ही नहीं था कि उसे फ्रंट लाइन पे भेज दिया गया है। फिर ये देखो, समरजीत सिंह लुधियाना का लड़का रशिया गया स्टडी और वर्क के वीजा पे, पर अब उसकी माँ टीवी पे अपील कर रही है प्लीज मेरा बेटा वापस ले आओ। उसे युद्ध में भेज दिया गया है। हरियाणा के फतेहबाद से दीपक यादव, जिसका लास्ट मैसेज था मुझे वॉर जोन में ले जा रहे हैं, फोन एक्सेस लूज हो जाएगा। और ये ऊपर के जितने भी एग्जांपल्स मैं दिया हूं, ये सब ग्रेजुएट्स थे, डिग्री के साथ, सपनों के साथ, पर नौकरी नहीं थी। देश के अंदर जॉब नहीं मिली तो जॉब अब्रॉड के नाम पे उन्हें भेज दिया गया जंग के बीच। सोचो, जब यूथ अपने स्किल्स लेकर
किसी और देश के युद्ध में पहुंच जाए तो उस देश का टैलेंट और पोटेंशियल कहां जा रहा है। तो आप पूछोगे कि प्रॉब्लम कहां पे है। सरकार जब इंफ्रास्ट्रक्चर स्किल्स और स्मॉल बिजनेसेस को एम्पावर करती है तो जॉब्स बनते हैं, लेकिन जब सरकार प्राइवेटाइजेशन और जीडीपी नंबर्स पे फोकस करती है तो जॉब्स डिस्ट्रॉय होते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। ऑनलाइन दुनिया ने हम सबको एक जायंट स्क्रीन बना दिया जिसमें हम स्क्रॉल करते हैं, टैप करते हैं, शेयर करते हैं। बीजेपी का आईटी सेल, पेड इन्फ्लुएंसर्स, फेक नेशनलिज्म और एक फॉल्स नैरेटिव जहां पे कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी इज इक्वल टू विकास। जब यूथ जॉब मांगता है कहा जाता है देश पहले आता है। जब मिडिल क्लास महंगाई की बात करता है कहा जाता है अच्छे दिन आएंगे। और जब कोई सवाल पूछता है उसको लेबल दिया जाता है एंटी नेशनल या गद्दार। और आयरनी देखो, उन्हीं नेताओं के बेटे बेटियां अब्रॉड सेटल है। एस जयशंकर के बेटे ध्रुवा जयशंकर वॉशिंगटन डीसी में, अजीत डोवल के बेटे शौर्या दबोल यूके के सिटीजन, और आम आदमी मतलब कि आप और मैं, इनके लिए है डिजिटल वॉरियर्स। बताता हूं कैसे। रियल मुद्दे जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, भूखमरी और महंगाई का बिल्कुल डिस्कशन मीडिया पे म्यूट हो गया और युवा सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे फेक न्यूज देखते रहेंगे। धर्म खतरे में है, भारत का विकास हो रहा है, इंडिया सुपर पावर बन रहा है और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, अस वर्सेस देम। आपका दिमाग इन सब में बिजी रहेगा और सरकार को चाहिए भी यही कि हम इन चीजों में उलझे रहें। आगे देखो सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है। अब आते हैं असली कहानी पर, जहां पैसा घूमता है और पावर डिसाइड करता है कौन ऊपर जाएगा और कौन पीछे रह जाएगा। 2014 के बाद दो नाम रॉकेट की तरह ऊपर गए, गौतम अडानी और मुकेश अंबानी। अडानी ग्रुप की कंपनी की वैल्यू 2014 से 2023 तक 40% बढ़ चुकी है। एयरपोर्ट, पोर्ट्स, कोल माइंस, एक के बाद एक सब कुछ एक ही ग्रुप के कंट्रोल में आ गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ टेंडर्स ऐसे डिजाइन किए सिर्फ अडानी फिट हो सके। पहले रूल था एक कंपनी 2 से ज्यादा एयरपोर्ट मैनेज नहीं कर सकती, पर इसको बदला गया और अडानी ग्रुप आज 6 एयरपोर्ट मैनेज करता है। जब बांग्लादेश के साथ पावर सप्लाई डील साइन हुई वही समय मोदी जी वहां स्टेट विजिट पे थे। मीडिया बोलेगा कोइंसिडेंस है, लेकिन पैटर्न क्लियरली दिख रहा है। पॉलिसीज किसके लिए बन रही हैं, टेंडर्स किसको मिल रहे हैं। 2014 से एक नया सिस्टम देखने को मिला जो है प्राइवेटाइजेशन। मैं इसके बारे में पहले ही वीडियो बना चुका हूं, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। प्राइवेटाइजेशन एक बिजनेस नहीं है, ये एक ताकत का जाल है जहां फैसले कैबिनेट की कुर्सियों पर और मुनाफा बड़े बोर्ड रूम्स में बनता है। पॉलिसीज बन रही हैं इन लोगों के लिए और आम आदमी के लिए सिर्फ खाली वादे। फायदा जनता का नहीं, इन कंपनीज का होता है। ईटन पेट्रोल से जनता का फायदा हुआ या गडकरी फैमिली का, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, इस पे एक नया वीडियो बनेगा। अब बात करते हैं अंबानी परिवार की, देश का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंशियल और स्ट्रेटेजिक बिजनेस ग्रुप। जब रशिया यूक्रेन वॉर के बाद रिलायंस ने रशिया से चीप क्रूड ऑयल इंपोर्ट करके रिफाइन किया और उस ऑयल को ग्लोबल मार्केट में बेच दिया। लेकिन इंडिया में आप और मैं पेट्रोल पंप पे 110 रुपए पर लीटर भरते हैं। मतलब सस्ता तेल उनके प्रॉफिट में गया, महंगा तेल आम आदमी के जेब से। जैसे कि आप पहले देख चुके हो कि रिलायंस जियो ने फ्री डाटा देकर पूरा टेलीकॉम मार्केट कैप्चर कर लिया, सबको चीप प्लान्स के मजे में डाल दिया और जब कंपटीशन मर गया तो प्राइसेस ग्रेजुअली ऊपर कर दिया। इसको कहेंगे मॉडर्न मोनोपोली, जो बड़े कंपनीज कंट्रोल करेंगे, सरकार नहीं। बताता हूं कैसे। जब एक या दो कंपनीज पूरा मार्केट कंट्रोल करती हैं तो ये चीजें होती हैं। सबसे पहले प्राइस मैनिपुलेशन। बड़ी कंपनी चाहे जैसा मन में आए वैसा प्राइस सेट करेंगी और कंज्यूमर्स मजबूर होते हैं पे करने के लिए। एग्जैक्टली जैसे डाटा प्लान महंगे हो गए लेकिन कोई और ऑप्शन नहीं है। जब कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है तो इनोवेट करने की जरूरत क्या है। जब 10 कंपनीज में से 2 बची तो लाखों लोग की नौकरी गई। और फ्यूचर में अगर उन्हीं 2 कंपनीज ने ऑटोमेट कर दिया जैसे कि एआई का यूज करके, तो भारत में बेरोजगारी और भी बढ़ेगी। प्राइवेटाइजेशन का आइडिया इनिशियली अच्छा लगता है, पर दोस्तों इसको बोलेंगे देश को बेचना। प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंट होता है, करप्शन कम होता है, लेकिन जब कंट्रोल पब्लिक से प्राइवेट मोनोपोली के हाथ में चला जाता है तब प्रॉब्लम्स और बढ़ती हैं। नेशनल इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म हो जाता है क्योंकि कंपनीज भी सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉफिट देखेंगी। गवर्नमेंट के नाम पे पब्लिक वेलफेयर तो होता है, लेकिन कॉर्पोरेट का काम होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जब रेलवेज, वाटर, एनर्जी जैसे सेक्टर प्राइवेट हो जाते हैं तब ये बेसिक चीजें भी लग्जरी बन जाती है। फॉरेन इन्फ्लुएंस का यहाँ पे रिस्क क्या है। अगर इंडियन कंपनीज फॉरेन इन्वेस्टर के कंट्रोल में आ जाती हैं तो हमारी इकोनॉमिक सवर्निटी खतरे में आ जाती है। एग्जांपल्स, टेलीकॉम, डिफेंस, फूड प्रोसेसिंग, सब में फॉरेन फंडिंग का हैवी इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। तो दोस्तों जब कॉर्पोरेट इतने पावरफुल हो जाते हैं कि वो सरकार पे प्रेशर डाले पॉलिसीज चेंज करवाने के लिए, तब डेमोक्रेसी खोखली हो जाती है। यहाँ पैसा बोलता है, जनता की आवाज नहीं। अब जानेंगे कि लॉन्ग टर्म में इसका इंपैक्ट डायरेक्टली जीडीपी और यूथ पर कैसे पड़ता है। सबसे पहले ये चीज स्टार्टअप इकोसिस्टम को क्रश करती है। जब बड़े कॉर्पोरेट सब मार्केट ऑक्यूपाई कर लेते हैं, नए इनोवेटर्स के लिए जगह नहीं बचती।
इससे मिडिल क्लास का परचेसिंग पावर गिरता है जब एसेंशियल सर्विसेज महंगी हो जाती हैं, जैसे कि डाटा, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, ट्रांसपोर्ट। मिडिल क्लास के पास सेविंग्स कम हो जाती हैं। और तीसरा, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ती है। टॉप 1% और बॉटम 50 के बीच गैप बढ़ता जा रहा है। जैसे रियल ग्रोथ सिर्फ नंबर्स में होती है, ग्राउंड पे नहीं। हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। क्रॉनी कैपिटलिज्म, जहां सरकार और कॉर्पोरेट एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। सरकार उनके प्रोजेक्ट्स को तुरंत क्लियर करती है बिना कोई वेरिफिकेशन के। बैंक्स उन्हें इजी लोन देती हैं। मीडिया उनके क्रिटिसिज्म दबाती है। रिजल्ट, कंपटीशन मर जाता है, मिडिल क्लास के लिए अपॉर्चुनिटीज बंद हो जाती है। और जब मार्केट में सिर्फ 2 से 3 बड़े प्लेयर्स बचते हैं तो प्राइजेस, न्यूज और जॉब्स सब उनके कंट्रोल में आ जाते हैं, जो कि आप पहले देख चुके हो एनडीटीवी के साथ क्या हुआ। ये सिस्टम डेमोक्रेसी को डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से कंट्रोल करता है। हर स्पीच में आप सुनेंगे इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, हम सुपर पावर बन रहे हैं। पर रियल डाटा क्या कहता है? पर कैपिटा इनकम ग्रोथ सबसे ज्यादा स्लो, रियल वेजेस रुक गई हैं और सबसे ज्यादा स्ट्रेस में है गांव के लोग और मिडिल क्लास। 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिल रहा है, मतलब गवर्नमेंट खुद मान रही है कि आधा देश गरीब है। जीडीपी के नंबर सिर्फ पेपर पर ग्रो कर रहे हैं, पर घर में गैस सिलेंडर, एजुकेशन फीस और हेल्थ के बिल्स ने कॉमन मैन को पीछे छोड़ दिया है। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक इश्यू नहीं है, ये डेमोक्रेसी का इश्यू है। दोस्तों, हमें ब्लाइंड भक्ति की जरूरत नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत है। डाटा को समझो, पॉलिसीज को क्वेश्चन करो और अपनी सोच किसी प्रोपेगेंडा के हाथ मत बेचो। क्योंकि अगर 1% ने सिस्टम कंट्रोल कर लिया तो डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की रह जाएगी। मैं मिलता हूं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।